नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और खबर उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 22 सितंबर 2025 से देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं। अब जीएसटी केवल दो स्लैब यानी 5 और 18% में तय किया गया है और इस फैसले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने इसे ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बताए हैं। उनका कहना है कि इस निर्णय से आम और मध्यम वर्ग सहित हर वर्ग को बड़ा लाभ मिलेगा। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि नई दरों से 2 लाख करोड़ से अधिक का कर संग्रह संभव है और देश की जीडीपी में बड़ी वृद्धि होगी। कल 22 सितंबर 2025 से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से 5% का और 18% का दो स्लैब हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस क्रांतिकारी निर्णय के लिए, ऐतिहासिक निर्णय के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। यह उनका एक क्रांतिकारी कदम है, जिससे आम लोगों के साथ साथ मध्यम वर्गीय और हमारे उच्च वर्ग के और सभी लोगों को इसका बड़ा लाभ होने वाला है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार बहुत बड़ा क्रय होने वाला है, 2 लाख करोड़ से भी अधिक का। निश्चित रूप से इसके लागू होने के बाद हर क्षेत्र में चाहे जीडीपी बढ़ने की भी संभावना है, जीडीपी भी बढ़ेगी, जीएसडीपी में भी वृद्धि होगी। हर क्षेत्र के लोगों को और विशेषकर जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। और लंबे समय से चाहे व्यापारी वर्ग हो, आम जनता के लोग हो, इसकी मांग करते रहे हैं और उनकी मांग के अनुरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये ऐतिहासिक कदम उठाया है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि जल्दी ही वो जीएसटी में बड़ा कदम उठाएंगे। जीएसटी का लाभ देशवासियों को मिलेगा, सामान्य वर्गों को मिलेगा, आम आदमी को मिलेगा। वो लाभ कल से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने दीपावली कहा था, लेकिन दशहरे से भी पहले नवरात्र में ही इसका लाभ देश की जनता को मिलने जा रहा है। मैं सभी की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को वर्चुअल माध्यम से मंत्रीगण, विधायकगण और अन्य जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने 22 सितंबर से लागू होने वाली जीएसटी की नई दरों के ऐतिहासिक निर्णय पर पीएम मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने, ग्राम सभाओं और नगर निकायों में बैठकों का आयोजन करने और लोकगीत, नुक्कड़ नाटक जैसे सांस्कृतिक माध्यमों से आम जन तक संदेश पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। नई दरें व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए लाभकारी होंगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास से आदि कैलाश परिक्रमा रन प्रोमो रन का फ्लैग ऑफ कर लोगों का अनावरण भी किया है। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर 2 नवंबर को गूंजी गांव से आदि कैलाश अल्ट्रा मैराथन आयोजित होगी। यह आयोजन साहसिक एवं शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने, युवाओं को स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित करने और नशा मुक्त उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन सीमांत क्षेत्रों के विकास, स्थानीय रोजगार सृजन और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान देगा। तो इधर देहरादून के गढ़ी कैंट में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने नायक सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। मंत्री ने शहीद के परिजनों को ढांढस बंधाया और राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। 3 बटालियन जम्मू कश्मीर राइफल के नायक सुजीत कुमार प्रधान सूडान में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में तैनात थे, जहां बीमारी के कारण उनकी असामयिक मृत्यु हुई है।
देहरादून में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत दून मेडिकल कॉलेज द्वारा स्वास्थ्य पखवाड़ा मनाए जा रहे हैं और इस दौरान विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 17 दिसंबर से हो चुकी है और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। देहरादून के साथ साथ टिहरी और उत्तरकाशी जिलों में भी ये निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना और आमजन को जागरूक करना है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मरीजों की जांच करेगी और आवश्यक परामर्श भी उपलब्ध कराएगी। पखवाड़े के तहत ये मोदी जी का कार्यक्रम था, तो 17 तारीख से हमें 2 तारीख तक कैंप्स लगाने हैं। 17 को जैसे आपको पता ही होगा कि दून मेडिकल कॉलेज के परिसर में ऑडिटोरियम में हमने काफ़ी बड़ा कैंप लगाया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी और हमारे स्वास्थ्य सचिव और डायरेक्टर साहब, ये सब लोग आए थे इसमें। और इसमें महानिदेशक जो है स्वास्थ्य से डॉक्टर सुनीता टामटा भी थी। और इसमें काफ़ी मरीज आए, तो इसमें अगर आपने देखा होगा कि हम लोग निक्षय मित्र में उन लोग को भी हमने जो हर महीने का लगभग 1000 रुपए का सामान दिया जाता है, उसमें दाल, रोटी, आटा और सोयाबीन की बड़ी, ये सब सामान उसमें दिया जाता है। तो वो सब सामान उनको दिया गया। तो उसमें गवर्नर साहब भी आए थे, तो गवर्नर साहब के हाथ और सीएम साहब के हाथ और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने उसको दिया। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि हमने व्हील चेयर्स और जो वॉकर्स भी हमने बुजुर्ग लोगों को बांटे हैं। और इसमें जैसे जिनको चश्मे की ज़रूरत थी उनको चश्मा भी दिया गया और जो जांचें थी वो सब फ्री करी गई। और जिसको ब्लड प्रेशर दवाई भी जहाँ जितने मरीजों को ज़रूरत थी तो उन सबको निःशुल्क दवाइयों का भी वितरण किया गया। और ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा। तो इसी के तहत फिर गवर्नर साहब भी इस बात से बहुत इससे इम्प्रेस हुए बहुत, और चीफ सेक्रेटरी साहब को भी बड़ा अच्छा लगा। तो अभी इसके तहत हमें 22 तारीख को हम सचिवालय में एक कैंप लगा रहे हैं और एक कैंप हमें 1 अक्टूबर को लगा रहे हैं, वो हम लगा रहे हैं गवर्नर हाउस में। उसके बाद हमें मेडिकल कॉलेज को हमें 4 कैंप हमें दिए गए थे टिहरी में, जिसमें 2 हम लगा चुके हैं और 2 हमें 22 और 24 को हमें लगाने हैं कैंप्स। और हम 3 कैंप्स जो हैं 25, 26, 27 वो हमें लगाने हैं उत्तरकाशी में, जो हमारे डायरेक्टर साहब उन्होंने गोद ले रखा है। तो 25, 26, 27 को हम उत्तरकाशी में कैंप्स लगाएंगे। इसके अलावा हमें जो एक कैंप हमें 26 तारीख को लगाना है नगर निगम में, और 28 तारीख को एक कैंप हम इतवार को हम लगाएंगे, वो हमें मेडिकल कॉलेज कैंपस में ही अपने अस्पताल परिसर में ही हम इतवार के दिन वो कैंप लगाएंगे। और जिसमें हम लोग की हमारी इच्छा है, लाभार्थी में हम चाह रहे हैं कि जितने सफाई वाले कर्मचारी हैं, हमारे वार्ड बॉयज, वार्ड आयाज हैं, या ड्राइवर लोग हैं, या जो मजदूर हैं, उन सबको अधिक से अधिक इसमें लाभ। तो इधर देहरादून में शारदीय नवरात्र और रामलीला आयोजनों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी रामलीला स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखने के लिए रूट डाइवर्जन और पार्किंग प्लान भी लागू कर दिए गए हैं। पुलिस ने आयोजकों से सीसीटीवी कैमरे, वॉलंटियर और पर्याप्त रोशनी जैसे सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की अपील की है। ये वहीं खुफिया विभाग के भी सतर्क रहने को निर्देश दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित माहौल में धार्मिक आयोजन कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। खासकर जितने भी धार्मिक पर्व होते हैं, इसमें हर जगह खासकर दशहरा और दिवाली के समय देखा जाता है कि रामलीला का मंचन भी होता है और बहुत सारी शोभा यात्राएं भी इसमें निकाली जाती है। इसको देखते हुए जो भी आयोजक होते हैं उनसे पहले ही वार्ता प्रशासन और पुलिस द्वारा की जाती है। और खासकर अगर कोई मार्ग पर निकलना है, कोई रामलीला या कोई ऐसा धार्मिक जुलूस निकलना है, तो उसमें ट्रैफिक से भी पहले उसमें अनुमोदन लिया जाता है। तो जो भी व्यवस्था रहती है कि आमजन को भी असुविधा ना हो और जो धार्मिक क्रियाकलाप है वो भी अच्छे से संपन्न हो जाए, इसको देखते हुए पहले ही एक मीटिंग आयोजक से ज़्यादा करना मैंडेटरी। साथ ही साथ इसमें टाइमिंग को लेकर भी कुछ इसमें प्रतिबंध लगाए जाते हैं कि अगर कोई स्कूल की टाइमिंग है या कोई पीक टाइम है तो उसको थोड़ा अवॉइड किया जाए। खासकर ऐसे जहाँ रामलीला के मंचन होते हैं, बड़े स्तर पर होते हैं, वहाँ पुलिस बल साथ साथ पीएसी बल को लगाया जाता है। और इसमें हम ये भी चेक करते हैं वहाँ कोई अवांछनीय गतिविधि या कोई ऐसी घटना ना हो। इसको देखते हुए जो हमारे डॉग स्क्वाड है या BDS टीम है जो चेक करते हैं, उनसे भी चेक कराया जाता है इससे बड़े बड़े आयोजन के लिए। और आगे भी जो इस तरह की अनुमति आ रही है उसमें सभी पक्षों को साथ बैठाकर और जो भी प्रशासनिक और जो ट्रैफिक और पुलिस के साथ एक मीटिंग कराने के बाद ही उसकी अनुमति दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे। लाल कुआं दुग्ध संघ द्वारा कोटाबाग ब्लॉक की 7 समितियों के किसानों को 43 लाख रुपए का बोनस वितरित किया गया है और वे वितरण लावाचौड़ खास, रामपुर, छोराजाली, रूपपुर, देवलचौड़, चौधनी चौक और नीरपानी समितियों में किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा ने कहा कि सुधा डेयरी किसानों के लिए सहारा है और ये सहकारी व्यवस्था उन्हें बिचौलियों के शोषण से बचाती है। बोनस पाकर किसानों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। अध्यक्ष ने किसानों को सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी और अधिक उत्पादन व आय बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है।
से जुड़ी हुई चकोलो और कालाढूंगी क्षेत्र की 7 जो हमारी समितियां हैं उनका बोनस वितरण आज हुआ है और जिसमें लगभग 35 लाख रुपए का शुद्ध लाभ किसानों में और दुग्ध उत्पादकों में बटा है। और निश्चित रूप से जो रामपुर दुग्ध समिति है, देवलचौड़ दुग्ध समिति है और चांदी चौक दुग्ध समितियाँ हैं, इस क्षेत्र की बहुत मजबूत समितियाँ हैं। यहाँ की महिलाएं बहुत जागरूक हैं और उसी का परिणाम है कि आज जो उत्पादकों की शिकायत रहती थी, माननीय मंत्री सौरभ बोगड़ा जी के प्रयास से जो प्रोत्साहन राशि हमको समय पर दी गई है, निरंतर दुग्ध उत्पादकों के हित में निर्णय लिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा अभी 11 करोड़ रुपए अनुपूरक बजट में प्रोत्साहन के लिए जारी किया है। मैं उसके लिए अपनी ओर से, नैनीताल दुग्ध संघ परिवार की ओर से और पूरे जनपद के दुग्ध उत्पादकों की ओर से सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और अपने विभागीय मंत्री जो युवा एवं ओजस्वी निरंतर दुग्ध उत्पादकों के बीच में रहते हैं, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयासरत रहते हैं, माननीय सौरभ बोगड़ा जी का विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि अध्यक्ष के रूप में जब से मैंने कार्यभार दोबारा संभाला है तब से निरंतर उन्होंने 75% अनुदान तक साइलेज दिया है। जो 25% अनुदान में साइलेज मिलता था वो 75% में आज। लक्सर रुड़की स्टेट हाईवे पर सड़क किनारे खड़े सूखे पेड़ लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बने हुए हैं। कई बार हादसे इन पेड़ों की वजह से हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। स्थानीय लोग बरसात और तेज हवाओं के दौरान लगातार डर के साए में सफर करने को मजबूर हैं। शिकायतों के बावजूद वन विभाग अब तक बेखबर रहा, लेकिन अब लक्सर एसडीएम सौरभ असवाल ने विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए। जल्द ही इन सूखे पेड़ों को काटकर हटाया जाएगा ताकि यात्रियों को सुरक्षित माहौल मिल सके। बहुत परेशानी है, आते जाते कपड़ ऊपर टूट कर गिर गया, उसकी मौत हो जाएगी। ऐसा ही 2 साल पहले बहादुरपुर गिर गया सूखा पेड़, बाइक भी टूट गई तो आदमी भी खत्म हो गया। और हमारे ही गांव का लड़का था मुटकाबाद का, पंकज उसका नाम। ये कटने चाहिए और बहुत जल्दी कटने चाहिए। से पहले ही वन विभाग को सूचित कर दिया गया है और दोबारा उसमें इनको निर्देशित किया जा रहा है कि जो भी सूखे पेड़ हैं जिन जिन रोड पे हैं उनको तुरंत वहाँ से हटवा लें ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना। उत्तराखंड में तैनात बड़े अधिकारियों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा की टिप्पणी को लेकर सियासत माहौल गर्म हो गया है। मंगलौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बस अड्डे पर करण बाहरा का पुतला फूंककर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों पर की गई इस तरह की टिप्पणी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर बाहरा अपनी भाषा और तौर तरीकों में सुधार नहीं करते तो आने वाले 2027 के चुनाव में कांग्रेस को इसका बड़ा राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ेगा। अध्यक्ष करण मेहरा द्वारा एक टिप्पणी पे अपशब्द का प्रयोग किया गया। उन्होंने एक बहुत ही अच्छे अधिकारी के खिलाफ जो दलितों का, गरीबों का निष्पक्ष होकर जो साथ देते हैं उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी, ऐसे अपशब्द कहना कि उनको पद से हटाया जाए और भी पता नहीं क्या क्या, तो मुझे नहीं लगता उनके लिए ये सही होगा। और आने वाले 2027 के चुनाव में शायद इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़े। अधिकारी कौन है वो अधिकारी, नाम बता। राजीव स्वरूप जी जो इतने अच्छे अधिकारी हैं जिन्होंने हमेशा दलितों की और गरीबों का निष्पक्ष होकर उनकी बात सुनी है और सभी जानते हैं बहुत अच्छे अधिकारी है। उनको जो है पद से हटाने की मांग करी है। मुझे नहीं लगता उनके मुंह से ये बातें अच्छी होगी। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और 2027 में इसका भुगतान उन्हें भुगतना पड़ेगा। करण मेहरा है जो ये कांग्रेस से है, इन्होंने टिप्पणी की है दलितों के खिलाफ। एक अधिकारी है जो सरकार ने अधिकारी बनाया दलितों को, तो वो कांग्रेस को हजम नहीं हो रही बिल्कुल भी। अब दलित अधिकारी क्यों बन गए, उसके खिलाफ टिप्पणी कर रहे कि इन्हें पद से हटाओ। क्या मतलब है पद से हटाने का? जब अच्छा काम कर रहे हैं क्या मतलब है, क्यों हटा रहे हैं? काफी अधिकारी है दलित सबके बारे में बोल रहे हैं, सबके बारे में बोलते हैं, बयानबाजी करते रहते हैं। हम कांग्रेस में थे सब, आज कांग्रेस को छोड़ दी हमने कांग्रेस को। 27 में सिखाएंगे, 27 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इन्हें।
अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुद्रपुर में बंगाली समाज की लंबित मांगों को लेकर शनिवार 20 सितंबर को जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बंगाली कल्याण समिति के बैनर तले सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शांतिपूर्ण तरीके से शामिल हुए और अपनी मांगों की गुंजाइश बढ़ाई। धरने के बाद समिति के अध्यक्ष दिलीप अधिकारी और प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रमुख मांगों में अनुसूचित जाति का दर्जा, विशेष छात्रवृत्ति योजना, बंगाली भाषा को शिक्षा प्रणाली में शामिल करना और बंग भवन का निर्माण शामिल है। समिति ने चेतावनी दी कि मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन बढ़ाया जाएगा। जिससे सर्वप्रथम हमारे जो है एससी का दर्जा जो 3 जातियों को मिलना चाहिए था, जो पूर्व और कई राज्यों में मिलता है, उनके लिए हमने मांग किया एससी का दर्जा दी जाए एवं हमारे बच्चों को जो वजीफा मिलता था वजीफा दिया जाए। और हमारे जो है बंग भाषा, जो बंगाली भाषा, जो कई स्कूल जो हमारे बंगाली क्षेत्र में है उनमें टीचर नहीं है, इसलिए हमने टीचर की मांग करी है। और चौथा मांग हमारा ये है कि जो छात्रवृत्ति मिलती थी एक, जो हमारे एक गुरुचंद स्मृति के नाम से वो बंद हो गया, उसको चालू किया जाए और बंग भवन का निर्माण चालू कर दिया जाए। कहाँ से यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ से शक्ति फार्म, दिनेशपुर, कालीनगर और हमारे गुलरभुज, खटीमा, नानकमत्ता और रुद्रपुर, हर क्षेत्र से जहाँ जहाँ हमारे ये मैसेज पहुँच चुका है वहाँ से आ रहे हैं। हमने यहाँ से सिर्फ सामाजिक लोगों को बुलाया, जो वहाँ के प्रधान है या हमारे वहाँ पे नेतृत्व करते हैं, ऐसे लोगों को हमने बुलाया ताकि समाज को सही दिशा देने वाले लोग आए। अभी हमने गांव के लोगों को नहीं बुलाया, हमने सिर्फ सामाजिक लोगों को बुलाया जो समाज को सही दिशा देते हैं। ज्ञापन किस प्रकार से दिया जाएगा? सांकेतिक माध्यम से किसको दिया जाएगा? देखिए हम लोग जिलाधिकारी माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे कि हमारा जो ये मांगे है कि मुख्यमंत्री के हाथों है ये, और मुख्यमंत्री जी हमें पूरा विश्वास है कि हमारे मांग पूरा करेंगे। मतभेद है, मनभेद नहीं है। हो सकता है उनके विचार हमारे विचार में कुछ अंतर हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो विचार किसी भी प्रकार से ये नहीं था कि बंगाली समाज के प्रति नहीं था। वो जो मतभेद था वह इसलिए था कि हम सरकार के विरुद्ध बैठे हैं या नहीं बैठे। जब सरकार हमारी गार्जियन है तो निश्चित तौर से कोई भी धरना होता है, कुछ भी चीज होती है तो वो सीधे सरकार के ऊपर बात जाती है। लेकिन कुछ पार्टी हर व्यक्ति करता ही है, तो जिन लोगों को लगा कि वो अपनी पार्टी छोड़ नहीं पा रहे, वो बंगाली हो नहीं पा रहे, उनको शायद कुछ बुरा लगा। इससे मैं उनसे भी कहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि ये बंगाली कल्याण समिति का मंच है, इसमें राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए, इसमें सिर्फ बंगाली समाज की हित की बातें होनी चाहिए। लगातार जो है आज से नहीं, ये हम लोग मांग उठा रहे हैं सन 90 से, और लगातार जो भी सरकारें रही है सबने जो है ठगा है बंगाली समाज को, ठीक है। और लगातार हम मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा। हमारे जो सांसदगण है, सांसदगण समय समय पर लोकसभा में उठा रहे हैं बात को, लेकिन लोकसभा में बात उठा रहे हैं, उस बात के लिए लड़ नहीं रहा है। तो ये जो है हमको तकलीफ है। कोई भी सांसद, जैसे मान लीजिए कि केसी बाबा जी लड़े हैं, हरीश रावत जी संसद में उठाए हैं, उसके बाद अजय भट्ट जी उठाए हैं, उसके बाद बलराज पासी जी ने उठाए हैं, सिर्फ उठाने तक सीमित रहा, लेकिन ये जो है उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ी है। ये हमको तकलीफ है, हमारे समाज को तकलीफ है, और उस बात को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक तरीके से आज हम लोग ज्ञापन देने यहाँ पर पहुँचे हैं, और ज्ञापन के बाद हम लोग एक रणनीति तय करेंगे, और रणनीति के तहत आगे का जो है जो भी कार्यक्रम हो। वहीं देहरादून जिले की विकासनगर तहसील के ग्राम पंचायत कुलहाल में सरकारी राशन दुकान पर गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है और ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि डीलर खराब गुणवत्ता वाला चावल जिसमें कीड़े और जाले हैं बांट रहा है। साथ ही मुफ्त राशन के लिए नमक और दाल खरीदने का दबाव डाला जा रहा है। शिकायतों के बाद जिला आपूर्ति अधिकारी ने खराब चावल बदलने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने दोषी डीलर के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो साथ ही विकासनगर के जीवनगढ़ क्षेत्र में रोडवेज बस और विक्रम वाहन के बीच टक्कर हो गई। टक्कर के कारण विक्रम पलट गया और चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। स्थानीय लोगों ने घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। बागेश्वर जिले के काफली गैर तहसील स्थित अल्बोड़ा मैग्नेसाइट फैक्ट्री में 8 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। आर्थिक संकट से जूझ रहे कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया और 15 दिन में वेतन न मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। फैक्ट्री बंद होने से क्षेत्र के 3000 से अधिक लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हुई है। ग्रामीण रोजगार की तलाश में पलायन करने को मजबूर है। स्थानीय लोगों ने सांसद अजय टम्टा से मुलाकात कर समाधान की मांग की। केंद्रीय और राज्य स्तर पर उद्योगों को खोलने की प्रक्रिया चल रही है।
जनवरी से अल्मोड़ा मैग्नेसाइट खदान फैक्ट्री पूरी बंद कर दी गई चारों उससे। तो आज हमें 8 महीने हो गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि सारे बच्चे वीरान हो गए। बाहर से बच्चे कॉलेज में जो बाहर कोर्स करने गए उनको घर बुलाना पड़ गया है और रोजी रोटी का संकट आ गया भारी और कोई ऐसे सूझबूझ नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, हम आगे को कहाँ जाएं, किससे गुहार करें। इसके स्थानीय विधायक जी को हमने पत्र लिख के दिया है और सांसद जी को पत्र लिख के दिया है, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के दिया है, भारतीय मजदूर संघ BMS के उनको भी हमने पत्र लिख के दिया है। हम तो ट्रेड यूनियन से हैं, भारतीय मजदूर संघ BMS वाले। तो मैंने अपनी उससे हमने सबको पत्र दिया है कि ऐसी ऐसी स्थिति आ गई, ये अभी भुखमरी के कगार में आ गया। हम 1 महीना 2 महीना 3 महीना आदमी जेल ले चलो, 8 महीने हो गए, 8 महीने से न खाने का न पीने का। यहाँ पर सबके ऐसे हाल हो गए कि अब तो जो दुकान वाले हैं वो भी इनको सामान देने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम तो ये गुहार लगाएंगे कि हमारा जल्दी से जल्दी न्याय किया जाए और जल्दी से जल्दी हमारा उद्योग खोला जाए। उस नारी शक्ति से पूछो, शाम को घर में नमक लाने के लिए पैसा नहीं है, तेल हो रहा है 160 रुपए किलो, क्या डालेगी वो मेरी बहन। मेरे को ये बताओ शासन प्रशासन, मुझे ये बताओ कि उन माँ बहनों का दर्द, वो माँ बहनों का दुख, और मैं अपनी जनता के साथ आंदोलन के लिए तैयार हूँ। देखिए, हमारा बागेश्वर जनपद का एकमात्र उद्योग अल्मोड़ा मैग्नेसाइट झिरोली की जो हमारी माइन है वो लंबे समय से, लगभग जनवरी से अभी तक वो बंद पड़ी है और वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके सामने इस समय रोजी रोटी का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। उसके साथ साथ पूरे क्षेत्र में जो विकास के कार्य होते थे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो दुकान से जुड़ा हो, सबके पेट में लात पड़ी है। और ये जो है सरकार का अपना शेयर का भी इस कंपनी के साथ में है। ऐसी स्थिति में हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि भाई आज खुलेगा कल खुलेगा करके, लेकिन शासन प्रशासन की उदासीनता के कारण अभी तक ये फैक्ट्री नहीं खुली है और बहुत सारे जो भी कारण हैं, सारे कर्मचारी अनभिज्ञ है उससे और उसको जानना चाहते हैं कि क्यों हमारी कंपनी नहीं खुली, क्यों रोजगार हमारा बंद हो रखा है। इसी उद्देश्य को लेकर के आज सारे कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमें शासन प्रशासन पर भरोसा है कि वो जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय दे। अगर वो निर्णय नहीं देंगे तो 15 दिन के अंदर में इसके लिए हमारे सारे कर्मचारी और क्षेत्र की जनता, हम सब जनप्रतिनिधि लोग भी हैं, उस क्षेत्र के जितने जनप्रतिनिधि हैं वो एक साथ यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। पूरी क्षेत्र की जनता उदासीन है, पूरे क्षेत्र की जनता में इसके प्रति आक्रोश है। यदि जल्दी इस पर निर्णय नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं खुली, तो हम लोग सब आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जिस प्रकार से पूरे बागेश्वर जनपद के अंदर खनन पर प्रतिबंधित है और इस कारण से मैग्नेसाइट के जो हमारे स्थायी कर्मचारी हैं वो भी इफेक्टिव हुए हैं और चूंकि वो मासिक वेतन पर रहते हैं, कई महीनों से उनको वेतन नहीं मिल पाया है। कारण क्या है कि वहाँ पर काम नहीं हो रहा है तो उनके पास उत्पादन नहीं है। अभी उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं भी अपने स्तर से बात करके किसी प्रकार से अल्मोड़ा मैग्नेसाइट का काम चले और लोगों को इस बेरोजगारी के समय में रोजगार उपलब्ध हो, जो कर रहे हैं उस पर हम काम कर ही रहे हैं। चलिए, खबर उत्तराखंड में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।